ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट यूनिट एंड नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। कम जो टेम्परेचर होते हैं उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम डायरेक्टली आते हैं इसके मेथड पे, जो हमारा जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलेंगे हम डायरेक्टली उन पे आते हैं। सो ये कुछ मेथड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे से कम टेम्परेचर अगर अचीव करना है तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड्स, कूलिंग बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, कूलिंग बाय जूल थॉमसन एक्सपांशन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। सो क्वेश्चन में अगर आपके पास शॉर्ट टाइप आंसर आता है तो उसमें आपको क्या देना है, आपसे पूछा जाएगा कि आपको सिर्फ नाम लिखने हैं उन मेथड्स के जिनसे कि लो टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सके। तो आपको ये नाम यहाँ पे लिख के देने हैं। ठीक है, सो लेट मी शो यू इन इंग्लिश। तो यहाँ पे आपके पास मेथड्स जो हैं, ये आपके पास यहाँ पे मेथड्स गिवन है। ठीक है, 0 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर के लिए। अब हमारे पास, हम सिलेबस के अंदर जाते हैं तो सिलेबस में हमारे पास ये जो कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर है ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है। तो हम डायरेक्टली उस पे आ जाएंगे जो हमारे पास सिलेबस में गिवन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जूल थॉमसन एक्सपांशन। ठीक है, तो हमारे पास ये है जूल थॉमसन एक्सपांशन। सबसे पहले यहाँ पर देखो जूल थॉमसन एक्सपांशन में होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार दिखा देती हूँ। हम जूल थॉमसन एक्सपांशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला देख लीजिए, हमारे पास जूल थॉमसन एक्सपांशन यहाँ दिया हुआ है। हिंदी में तो बस एक बार पढ़ना रहेगा, सो मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन, when a gas is allowed to escape adiabatically through a porous plug from high pressure region to low pressure region। देखो, आपके पास सपोज करो दो हमारे पास यहाँ पे रीजन्स बने हुए हैं। ये लो प्रेशर का है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर का है। जूल और थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, जब कोई गैस आप लेते हैं एंड इट इज अलाउड टू स्केप एडियाबेटिकली। अच्छा, एडियाबेटिकली में क्या होता है कि आपके पास जो भी आपने कंटेनर लिया है उस कंटेनर का सराउंडिंग के साथ में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं है। जब हीट का एक्सचेंज नहीं होता है तो हम प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि वो प्रोसेस कौन से होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, रुद्धोष्म जिनको बोलते हैं। थ्रू अ पोरस प्लग। पोरस प्लग बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर बहुत छोटे 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 होल्स बने हुए होते हैं। उन होल्स के थ्रू जो गैस होती है वो लीक होती है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कॉटन जो होता है, कॉटन होती है ना, रुई, उस कॉटन के अंदर अगर आप देखें तो वैसे आपको लगेगा कि पूरा मटेरियल है, बट बहुत छोटे 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 वहां पे क्या होते हैं, होल्स बने हुए होते हैं जिनसे गैस जाती है। पर वो स्लोली स्लोली ही जाएगी, फास्ट तो जाएगी नहीं। तो अगर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में किसी गैस को किसी पोरस प्लग के थ्रू हम अलाउ करें स्केप होने के लिए, जाने के लिए, तो इट सफर्स अ चेंज इन टेम्परेचर। तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब कम होता है, ज्यादा होता है, डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी है, तो वो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट एंड सच टाइप ऑफ एक्सपांशन इज कॉल्ड जूल थॉमसन एक्सपांशन। इस इफेक्ट को जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं और इस टाइप के एक्सपांशन को क्या कहते हैं, जूल थॉमसन एक्सपांशन। पोरस प्लग कैन बी assumed as made up of a very large number of fine orifices। orifices क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं बेसिकली, है ना, होल्स होते हैं, वो ही है। तो पोरस प्लग की डेफिनेशन दी है जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, जैसे कि कॉटन होता है। In order to explain the results obtained from the Joule-Thomson experiment, the logic is given that the intermolecular forces act among the molecules of the real gases। अच्छा, ये चेंज इन टेम्परेचर आया कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लॉजिक दिया गया। तो लॉजिक ये था कि जो रियल गैसेस होती है, आइडियल गैस की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आइडियल गैसेस में हम बोलते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाते हैं, बॉन्ड उनके बीच में नहीं होते हैं। लेकिन जो रियल गैसेस होती है उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वांडरवाल फोर्सेस। तो उस तरह के फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले से होते हैं। when gas is allowed to pass through the fine orifices and expands, जब गैस पोरस प्लग से गुजरती है और फैलती है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर हटते हैं। द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, वो दूर दूर हटते हैं क्योंकि उन्हें जगह मिल गई फैलने के लिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स को फैलना है
और उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए एनर्जी और कहीं से तो आएगी नहीं, तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो लग जाती है उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में। द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर इट इज ड्रॉन फ्रॉम विद इन इट सेल्फ। तो इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो कहाँ से आएगी? गैस की खुद की जो एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी थी, वो काम में आ जाती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। तो उसकी वजह से अब उसकी एनर्जी कम हो गई। अगर एनर्जी कम हो गई इसका मतलब उसका टेम्परेचर लो हो गया, डाउन हो गया। Hence, the existence of intermolecular force among the molecules of real gases is justified by the Joule-Thomson experiment। इसका मतलब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से ये भी हमें पता चल जाता है कि रियल गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इस तरह के फोर्सेस पाए जाते हैं। ऑल गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम शो कूलिंग इफेक्ट। देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि केवल हाइड्रोजन गैस को छोड़ दिया जाए या फिर हीलियम गैस को छोड़ दिया जाए तो इन दोनों के अलावा जितनी भी गैसेस हैं वो सभी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब जाती है तो उनका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी कूलिंग इफेक्ट हमें वहां पर देखने को मिलता है अगर रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया जाए तो। जबकि हाइड्रोजन और हीलियम में हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है अगर रूम टेम्परेचर पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो बाद में आएंगे इस पर कि हाइड्रोजन और हीलियम में हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है। उससे पहले हिंदी में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सो जूल और थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से पोरस प्लग द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में भेजा जाता है तो उसके ताप में परिवर्तन आता है। इस प्रभाव को जूल थॉमसन प्रभाव कहते हैं और इस प्रकार के गैस के प्रसार को जूल थॉमसन प्रसार कहते हैं। ठीक है, ये पोरस प्लग को बोलते हैं सरंध्र डार्ट। इसको अन्य समांतर सूक्ष्म छिद्रों के रूप में माना जा सकता है। जब गैस इन छिद्रों से गुजरती है तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस कुछ नहीं होता है, वही होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं तो उसकी वजह से उनके बीच में एक्सपांशन आता है, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वही उसी प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के वजह से वह तार की तरह खिंच जाती है। जूल थॉमसन द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या करने के लिए ये तर्क दिया गया है कि रियल गैसेस के अणुओं के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। जब सरंध्र डार्ट में से गुजरने से गैस में प्रसार होता है तो उसके अणु दूर दूर हटते हैं। दूर दूर हटने की वजह से उनके बीच में जो लगे हुए बल होते हैं उनके विरुद्ध कार्य करना होता है। इसमें अणुओं की आंतरिक ऊर्जा खर्च हो जाती है और उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है। ठीक है, वास्तविक गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बलों के एग्जिस्टेंस की पुष्टि भी होती है कि वो पाए जाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि सारी गैसेस में क्या होता है? शीतलन होता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम में तापन होता है। हाइड्रोजन में भी अगर एक्सपेरिमेंट -80 डिग्री से कम टेम्परेचर पे करेंगे तो कूलिंग होगी, पर वो बाद में अपन पढ़ेंगे। ओके, सो अब आते हैं वापस इस एक्सपेरिमेंट पे, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट था क्या? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? इन दिस एक्सपेरिमेंट वाटर वेपर इज रिमूव फर्स्ट फ्रॉम रियल गैसेस। सबसे पहले हम एक गैस लेंगे और उस गैस के अंदर अगर पानी की कोई वेपर है, मतलब वेपर बनी हुई है, भाप जो है उसको पहले हटा लेंगे। अब भाप के अंदर क्या क्या हट गया? उस जितनी भी वेपर होगी हमारे पास, ऑक्सीजन उसमें है, नाइट्रोजन है, एयर है, इस सबको हटा लेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल गैस बचेगी उसको हम क्या करेंगे? एक कॉपर ट्यूब से निकालेंगे और कॉपर ट्यूब में से गुजारेंगे और कॉपर ट्यूब को नाम दिया गया है एस। तो लेट मी शो यू द पिक्चर। देखो ये आई हमारे पास है, तो यहाँ पर ये जो स्पाइरल तरह की ट्यूब आपको दिखी हुई है, ये वाली ट्यूब जो है दिस इज, ये ट्यूब आपके पास कॉपर की बनी हुई है और ये स्पाइरल शेप की है। इसको स्पाइरल शेप का क्यों बनाया जाता है? ताकि इसमें जब गैस इस तरह से निकले तो उसकी अच्छे से जो है वो मिक्सिंग हो जाए, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है अंदर या प्रेशर है वो यूनिफॉर्म हो जाए, अच्छे से मिक्सिंग हो जाए बेसिकली। ठीक है, आफ्टर कंप्रेसिंग बाय अ कंप्रेसर सी टू अ वेरी हाई प्रेशर। लेकिन जब तक गैस इस ट्यूब के अंदर आएगी उससे पहले यहाँ पे एक कंप्रेसर सी लगा होगा, उसमें यहाँ पे ये आपके पास क्या है? पिस्टन है। सो इस पिस्टन से हम गैस को बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस कर देंगे, क्योंकि जूल थॉमसन के लिए पहली कंडीशन क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमें भेजना है। सो पहले कंप्रेसर का काम क्या होगा? हाई प्रेशर पे गैस को कंप्रेस करना, ये हो गया। उसके बाद उसको कॉपर की ट्यूब के अंदर भेजेंगे जो कि स्पाइरल शेप की है, जहां पर उसकी मिक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? द गैस इज नाउ अलाउड टू एंटर इनटू द ट्यूब इन द मिडिल ऑफ अ ट्यूब ए। अच्छा, ये एक ट्यूब है ए ए।
अच्छा, ए ट्यूब के अंदर उसको भेजा जाएगा। तो देखते हैं ए ट्यूब कौन सी है। ये है, देखो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये वाली जो ट्यूब है आपकी, है ना, इस ट्यूब के अंदर अपने पास यहाँ पे गैस आ गई। जैसे ही गैस आ गई, इस यहाँ पर गैस का टेम्परेचर जो है, मान लीजिए वो कितना है, T1। तो यहाँ पर ये जो चीज है वो थर्मोमीटर लगा हुआ है, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि इसको पहले डायग्राम को अच्छे से समझिए यहाँ पे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे तो एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में भी यू कैन ऑल्सो राइट। सो यहाँ पे कंप्रेसर से गैस निकली हाई प्रेशर पे, कॉपर की ट्यूब में गई, कॉपर की ट्यूब के बाद यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर आ गई, जिस ट्यूब को नाम दिया है हमने ए स्मॉल ए, इस ट्यूब को नाम दिया है। इस ट्यूब के अंदर जब वो एंटर हुई तो उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया गया था वहां पे एक थर्मोमीटर लगा के, और ये थर्मोमीटर क्या है, T1 टेम्परेचर इसका मेजर करता है। और हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसका प्रेशर मेजर करना है, तो एक मैनोमीटर हमने लगा दिया, जिससे कि प्रेशर मेजरिंग ये डिवाइस होती है, उससे हमने उसका प्रेशर भी मेजर कर लिया। सो हमारे पास अभी तक हमने पोरस प्लग में से उसको गुजारा नहीं है। सो ये जो गैस है हमारे पास हाई प्रेशर वाली, इसका टेम्परेचर हमें मिल गया है, इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एक्सपांशन, और इसका प्रेशर भी हमें मिल गया है बिफोर एक्सपांशन। तो T1 P1 हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीज है, ये हमारे पास पोरस प्लग है। ये हमारे पास क्या है, पोरस प्लग है यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत छोटे 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 जो है, मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो जूम करके देखिए, ये आपके पास W जो है, ये पोरस प्लग है। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे यहाँ पे होल्स बने हुए हैं, ठीक है। और हमने क्या किया है, इस पोरस प्लग को ऊपर से इंसुलेट कर दिया है। ये देखो यहाँ पे वुडन का, ये वुड का बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स लगा दिया है, कैपिटल बी और कैपिटल बी, इधर से भी लकड़ी का बॉक्स लगा दिया है। लकड़ी का बॉक्स लगाने का कारण ये है ताकि एनवायरनमेंट के साथ में किसी तरह का हीट का एक्सचेंज ना हो, ये इंसुलेट कर दे उसको। तो लकड़ी के बॉक्स का काम केवल इंसुलेशन का काम है, ताकि उसके जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो एनवायरनमेंट की वजह से ना आए, प्योरली पोरस प्लग की वजह से आए, कि पोरस प्लग में से उसमें जो एक्सपांशन हुआ है उसकी वजह से आए। सो आई होप दैट इज फाइन। वापस मैं इसको ये कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास पोरस प्लग में से ये निकलेगा, पोरस प्लग में से जैसे ही ये निकलेगी तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इसको एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया। यानी कि इस साइड में हमारे पास कोई चैम्बर नहीं है, इस साइड में हमारे पास नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, जिसका प्रेशर हमें पता होता है कि कितना होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर का 1 atm होता है। 1 atm प्रेशर पे तो P2 हमें पता ही चल गया, फाइनल प्रेशर गैस का कितना हो जाएगा, 1 atm। एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया, और बाहर हमने एक थर्मोमीटर लगा रखा है जो उसका टेम्परेचर मेजर कर लेगा, T2। तो हमने 2 थर्मोमीटर लगा रखे हैं। अब और अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये जो पूरा चैम्बर है, ये एक्सपेरिमेंट जो है, इसको हमने एक इस चैम्बर के अंदर रख रखा है, और उसमें हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कोल्ड वाटर जो है वो रख रखा है। सो अब इसका थ्योरी पढ़ते हैं। So the gas is now allowed to enter into a tube A. In the middle of the tube A, here is a porous plug W. पोरस प्लग था, विच इज मेड अप ऑफ अ पोरस इंसुलेटेड कॉटन। इंसुलेट कर दिया है और उसके अंदर कॉटन भरी हुई है, कॉटन पोरस प्लग का काम कर रही है। दिस पोरस प्लग इज केप्ट इन अ वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स के अंदर रख दिया, विच इंसुलेट्स द पोरस प्लग कंप्लीटली फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग के साथ में उसको इंसुलेट कर देता है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पोरस प्लग देयर आर 2 प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर T1 एंड T2। कह रहा है कि पोरस प्लग के दोनों साइड में 2 थर्मोमीटर लगे हुए हैं, T1 T2, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ गैस बिफोर एंड आफ्टर द पोरस प्लग। पोरस प्लग में एंटर करने से पहले और उससे निकलने के बाद में उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये लगा हुआ है। मैनोमीटर capital M is attached to one side of the tube for measuring the pressure of the gas before passing through the porous plug। कह रहा है कि पोरस प्लग में गुजरने से पहले गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर कैपिटल M उससे अटैच किया हुआ है, जो मैंने शो कर दिया था। अदर साइड ऑफ द ट्यूब इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सराउंडिंग। जो दूसरे साइड है उसमें हमें मैनोमीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि हमने सराउंडिंग के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है। सो द प्रेशर एट दिस साइड विल बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 atm हो जाएगा। The whole apparatus is kept in a cooled water reservoir so that the temperature of a gas before passing through the porous plug remain uniform। उस गैस का टेम्परेचर पोरस प्लग से पास होने से पहले यूनिफॉर्म बना रहे, इसलिए उसके चारों तरफ हमने फिक्स टेम्परेचर का जो कोल्ड वाटर है वो रख रखा है। तो चैम्बर में हमें सब कुछ समझ में आ गया। अब ये वाली थ्योरी पहले हिंदी में एक बार देख लेते हैं। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं सरंध्र डार्ट प्रयोग। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखो,
इस प्रयोग में वास्तविक गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु को सबसे पहले हमारे पास ये मैंने बताया नहीं, मतलब जो भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन लेना है, नाइट्रोजन लेना है, एयर लेना है, सबसे पहले उसमें पानी की जो वेपर है उसको हटा लेंगे और कंप्रेसर से उसको कंप्रेस कर देंगे और तांबे की नली में से गुजार देंगे और फिर एक धातु की नली में ए में उसको एंटर करवाएंगे। इस नली के बीच में वहां पे पोरस प्लग लगा हुआ होगा और वहां पे डब्ल्यू जो है वो होगा और उसे दो प्लेटों बी के बीच में रखते हैं, वहां पर बनी हुई थी। इसके चारों तरफ कुचालक रुई लपेटी हुई होती है, लकड़ी के बॉक्स में रख दिया जाता है ताकि वो बाहर के वातावरण से पूरी तरह से इंसुलेटेड रहे। दोनों तरफ गैस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर T1 T2 लगे हुए होते हैं। उससे गुजरने से पहले गैस का दाब मैनोमीटर M द्वारा नापा जाता है और दूसरे साइड में उसका जो है वातावरण से प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण एक वायुमंडलीय दाब उसका प्रेशर हो जाता है। संपूर्ण उपकरण को शीतलन जल के कुंड में रख देते हैं ताकि गैस का प्रारंभिक टेम्परेचर जो है वो समान रहे। तो ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, डायग्राम में आ गया। अब हम क्या कहते हैं, ठीक है, चलिए इसके बाद में हम चलते हैं आगे। Now the gas of known temperature T1, fixed pressure P1 is allowed to pass through the porous plug, यानी कि हमने टेम्परेचर T1 और P1 प्रेशर की गैस को पोरस प्लग से पास होने दिया, ठीक है। उसके बाद उसका देखा टेम्परेचर T2 हो गया और उसका प्रेशर में पता ही चल गया। इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन या रिजल्ट्स हमें मिले वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। मैं हिंदी में भी शो कर दूंगी, एक्सप्लेन मैं आपको वैसे भी हिंदी में कर रही हूँ। ऑल रियल गैसेस इन दिस थ्रॉटलिंग प्रोसेस शो चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये देखा गया कि चाहे कोई सी भी गैस हो वो इसके अंदर उसका टेम्परेचर में चेंज आता ही आता है। दूसरा ये था कि जितना ज्यादा प्रेशर में द चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर पासिंग थ्रू द पोरस प्लग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। ये कह रहा है कि सपोज ये आपका पोरस प्लग है और इधर P1 है और इधर P2 है और इधर T1 है और इधर T2 है, तो कह रहा है कि T1 से T2 में जितना चेंज आएगा डेल्टा T वो प्रोपोर्शनल होगा कि उसके पहले और बाद वाले प्रेशर में कितना चेंज है। तो चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर, यानी तापमान में कितना परिवर्तन होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों तरफ के दाब में, प्रेशर में कितना परिवर्तन था। All gases except hydrogen and helium show cooling effect at room temperature in Joule-Thomson expansion. Hydrogen and helium show heating effect. मैंने पहले ही बताया था, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के बाकी सारी गैसेस जो है वो रूम टेम्परेचर पे कूलिंग दिखाती है और हाइड्रोजन और हीलियम हीटिंग दिखाती है। फोर्थ हमारे पास है, for all the gases there is a temperature of inversion. The initial temperature of the gas being less than this temperature it shows cooling and being greater than this temperature it shows heating. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा जब हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी गैसेस होते हैं उनके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसे टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं, TI, व्युत्क्रमण ताप। अगर किसी गैस का शुरुआती टेम्परेचर कितना था, T1 था। ये कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस अगर लेस देन इसके अंदर है, TI से कम है, तो वो गैस क्या दिखाएगी, कूलिंग दिखाएगी। और अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो, सॉरी ये इस लेस देन था, मुझे लेस देन का साइन बनाना नहीं आया, ये लेस देन है तो कूलिंग दिखाएगी और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी। फिफ्थ है, फॉर द फिक्स्ड प्रेशर डिफरेंस ऑन बोथ साइड्स द कूलिंग ऑफ द गैस डिक्रीजेस एज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अगर मान लीजिए प्रेशर डिफरेंस को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो उसका इनिशियल टेम्परेचर यानी कि T1 जैसे जैसे T1 को डिक्रीज करेंगे उसका जो कूलिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास जो उसका जो गैस डिक्रीज होता है, जैसे जैसे इनिशियल टेम्परेचर कम होता जाएगा उसकी कूलिंग जो है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। ये रिजल्ट से पता चल जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। अब हम ये रिजल्ट एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जब नियत दाब P पर और T1 पर सरेंद्र डार्ट में से किसी गैस को गुजारा जाता है और उसका टेम्परेचर T2 ज्ञात कर लेते हैं तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। ये परिणाम देख लीजिए कि सभी वास्तविक गैसें सबसे पहले ताप परिवर्तन दर्शाती है और सरेंद्र डार्ट में से गुजारने के बाद जो ताप परिवर्तन होता है वो प्रेशर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। हाइड्रोजन हीलियम के अलावा सभी शीतलन दिखाती है, हाइड्रोजन हीलियम तापन प्रभाव दिखाती है।
इसके अलावा आपके पास है कि सबके लिए एक व्युत्क्रमण ताप होता है। अगर किसी गैस का प्रारंभिक ताप इससे कम है तो शीतलन होगा, इससे ज्यादा है तो तापन होगा। अगर दोनों तरफ का नियत दाबांतर कर दिया जाए यानी डेल्टा पी कांस्टेंट कर दिया जाए तो गैस का शीतलन जो है प्रारंभिक ताप के बढ़ने से घटता है। ओके, बढ़ने से घटता है, सॉरी ये मैंने वहां पे गलत पढ़ दिया था क्या। यस, ये T1 इंक्रीज होगा। T1 को इंक्रीज करने से उसकी कूलिंग जो है वो कम होगी, कूलिंग जो है वो शीतलन जो है वो घटता है, कूलिंग कम होगी। अब इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो जो बीच वाला डायग्राम था ना पोरस प्लग, उसको जूम करके बताया है। तो मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो यहाँ पे देखिए दो पिस्टन लगे हुए हैं अपने पास, पिस्टन एक्स और शुरुआत में पिस्टन, ये वाला देखो पिस्टन एक्स है, ये शुरुआती से उसकी पोजीशन है, और शुरुआत में पिस्टन वाई यहाँ पे था, करेक्ट, ये ध्यान रखना। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक ये इतना इतना हमारे पास पोरस प्लग है, ये रहा, ये सारा जो है ये पोरस प्लग है। यहाँ पर हमने एक गैस ली जिसका इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 था। उसके बाद हमने क्या किया, वो गैस पूरी कहाँ पे भरी हुई है, जहां पर मैं ब्लू शेड करती हूँ, सॉरी रेड शेड कर देती हूँ, रेड शेड कर रही हूँ, ध्यान रखना वहां पे होगी गैस। गैस कितनी कितनी मात्रा में है, गैस केवल यहाँ भरी हुई है अभी, सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद पोरस प्लग स्टार्ट हो रहा है। अब गैस क्या हुई, पोरस प्लग में एंटर हुई, पोरस प्लग में एंटर हुई। पोरस प्लग में एंटर होने के बाद वो फैलेगी, फैलेगी तो पिस्टन वाई पे पुश करेगी, पिस्टन वाई को। तो पुश होने की वजह से जो पिस्टन वाई है उसकी नई लोकेशन आ गई ये वाली, ये उसकी नई लोकेशन आ गई वाई प्राइम। और अगर गैस फैल जाएगी तो इधर से गैस कम हो गई, इधर से गैस कम हो गई तो पिस्टन ये एक्स जो है वो अंदर की तरफ आएगा और वाई जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो ध्यान से समझना, ये एक्स थी तो एक्स की जो नई लोकेशन है वो आ जाएगी एक्स प्राइम पे। तो ये डायग्राम आपको वापस से मैं दिखाती हूँ। इसके लिए मैं आपके पास यहाँ पे शुरुआत में जो पोजीशन थी उसको ब्लू कलर से बना देती हूँ और जो फाइनल पोजीशन है वो रेड कलर से। तो शुरुआत में अपने पास जो डायग्राम था, ये पिस्टन, सॉरी रेड से, ये पिस्टन एक्स था यहाँ पे और पिस्टन वाई था यहाँ पे, और गैस थी यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे। और जो लास्ट में हमारे पास पोरस प्लग से गुजरने के बाद जो सिचुएशन है वो हो गई कि पिस्टन एक्स तो आ गया यहाँ पे, ये पिस्टन एक्स आ गया यहाँ पे, और पिस्टन वाई आ गया अपने पास यहाँ पे, और पोरस प्लग से गैस पास होके कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ये देखो, ये फाइनल पोजीशन है। अब हमारे पास में इस कंडीशन में हमें सिर्फ ये देखना है, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। व्हेन गैस इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी, चैम्बर ए से बी में गैस ट्रांसफर हो गई, क्योंकि चैम्बर ए था ये, पहले रेड की कंडीशन में गैस थी, उसके बाद पोरस प्लग से गुजरने के बाद कौन से में आ गई, चैम्बर बी में आ गई। तो चैम्बर ए खाली हो गया और चैम्बर बी फुल भर गया है। तो व्हेन गैस इज कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम चैम्बर ए टू बी, जब वो ए से बी में निकल जाती है, ये पूरी थ्योरी जो है वो आपको पढ़नी है, आप पढ़ना चाहो तो आई कैन ओके मैं पढ़ सकती हूँ, वैसे एग्जाम में आपको बस डायग्राम बनाना है, शॉर्ट में लिखना है। We know when gas is allowed to expand adiabatically through a porous plug in experiment of Joule-Thomson expansion, its temperature changes। ये कहना चाह रहा है कि हमें पता है कि जूल थॉमसन एक्सपांशन में जब किसी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपांड किया जाता है थ्रू अ पोरस प्लग तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट कंसिडर फ्लो ऑफ अ गैस थ्रू अ ट्यूब मेड ऑफ थर्मली इंसुलेटेड मटेरियल। तो हमने यहाँ पे एक ट्यूब ली है जो थर्मली इंसुलेटेड है ताकि एनवायरनमेंट के साथ में हीट एक्सचेंज ना हो। इस ट्यूब के मिडिल में हमारे पास लगा हुआ है पोरस प्लग, बोथ साइड्स जो है दोनों साइड में पिस्टन लगे हुए हैं एक्स और वाई, और पूरे अपैरेटस को थर्मली इंसुलेटेड स्टेट में रखा हुआ है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब ये क्योंकि मेरे उसमें ना जाए, वीडियो के पीछे ना छुपे, इसलिए मैं थोड़ा नीचे कर देती हूँ। अब ये कह रहा है इन द बिगिनिंग, जो गैस है वो क्या है, चैम्बर ए में है जहां पर उसके पैरामीटर्स ये हैं। उसके बाद में उस वक्त चैम्बर बी में कोई गैस नहीं है। उसके बाद में जो एक्स है वो गैस को पुश करता है और हमारे पास स्लोली 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 वो चैम्बर बी में चली जाती है और उसका प्रेशर हो जाता है P2 और सारी की सारी गैस बी में चली जाती है, तो ए जो होता है वो खाली हो जाता है हमारे पास में। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जब गैस कंप्लीटली ए से बी में चली जाती है तो द वर्क बाय द पिस्टन ऑन द गैस, तो क्योंकि पिस्टन जो था एक्स वाला उसने गैस को पुश किया तो पिस्टन ने काम किया, और काम किसके ऊपर हुआ, काम गैस के ऊपर हुआ। उस वक्त प्रेशर कितना था P1,
और हमारे पास वर्क इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम गैस का था V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि A खाली हो चुका है, हम चैम्बर A की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन W1 कितना आएगा, इंटीग्रेशन V1 से लेके 0 तक P1 dV। ठीक है, अब अगर ये ऑन द गैस वर्क है, अगर वर्क डन ऑन द गैस हुआ है और अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो P1 V1 आएगा, लेकिन अगर बाय द गैस कर देंगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस P1 V1 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स ने जब पुश किया तो पिस्टन वाई को धक्का लगा, इसका मतलब जब वर्क हुआ वो किस पे हुआ, ऑन द पिस्टन वाई। तो पिस्टन वाई पे कितना काम हुआ, पिस्टन वाई जिस चैम्बर को के पास था वो चैम्बर बी था, उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 0, और उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। तो इस बार लिमिट 0 से V2 होगी, प्रेशर P2 है और dV है, और आंसर आ जाएगा P2 V2। तो रेजल्टेंट वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो टोटल वर्क में W1 प्लस W2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि इस पूरे प्रोसेस में बाहर से अंदर की तरफ किसी तरह का हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। सो जो dq की वैल्यू है वो हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है। और हमारे पास मान लीजिए इनिशियल इंटरनल एनर्जी गैस की U1 थी और फाइनल कितनी हो गई, U2 हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, du प्लस dw, और क्योंकि dq की वैल्यू कितनी है, 0, तो वह हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अब du क्या है हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज U2 माइनस U1 प्लस dw, जो हमने अभी भी निकाला कितना, P2 V2 माइनस P1 V1, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे मिल जाएगा U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1। अब हमारे पास पता है कि अगर कोई क्वांटिटी सपोज T1 इज इक्वल्स टू T2 है, इसका मतलब हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर है, तो इसे नए तरीके से क्या लिखा जा सकता है, T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कोई चीज अगर नहीं बदली है तो वो कांस्टेंट रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1, यानी इन जनरल हम क्या लिखेंगे इस क्वांटिटी को, U प्लस PV। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या रही, कांस्टेंट रही, और हम पढ़ चुके हैं मैक्सवेल रिलेशन में U प्लस PV क्या होती है, एंथैल्पी होती है। तो ये हमारे पास एंथैल्पी हो गई। इससे हमें ये पता चल गया कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के अंदर एंथैल्पी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, प्रूव दैट एंथैल्पी ऑफ अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपांशन। इससे हमें और रिजल्ट मिलता है कि कूलिंग होगी, कब होगी, नहीं होगी, कैसे पता चलता है। देखो, हमें पता चल गया है कि U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1 V1। अगर हम P2 V2 को P1 V1 से ज्यादा ले लें, यानी कि अगर P2 V2 की वैल्यू P1 V1 से ज्यादा हो गई तो दोनों यानी ये बढ़ा दिया आपने, अगर ये बढ़ा दिया तो LHS और RHS इक्वल रहे। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपने सेकेंड क्वांटिटी बढ़ा दिया तो फर्स्ट क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में U2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, U1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब गैस की पहले इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी, और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब टेम्परेचर का ज्यादा होना, और उसकी फाइनल इंटरनल एनर्जी कम है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम है, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई। इसका मतलब गैस ठंडी हो गई, इसका मतलब कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ है। अगर P2 V2 इसका उल्टा करते हैं, तो पहले थर्ड वाला पढ़ लेते हैं कि अगर P2 V2 को P1 V1 से छोटा कर दिया जाए तो हमें U1 जो है लेस देन U2 मिलेगा, यानी पहले गैस की इंटरनल एनर्जी कम थी, यानी गैस ठंडी थी, बाद में उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, यानी कि हीटिंग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और अगर P2 V2 जो है वो P1 V1 के इक्वल है तो U1 U2 भी इक्वल होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और पोरस प्लग के अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर हमें मिल गया। ठीक है, तो पहले इतना जो पार्ट है वो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत जो है, सिद्धांत में आप देख लीजिए, ये थ्योरी जो है आप पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम मैंने अभी अभी एक्सप्लेन आपको कर दिया है, और इसके अंदर अपन नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया था कि पहले बी में गैस नहीं है, और W1 का भी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, और ये W1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, फिर W2 की वैल्यू कैलकुलेट हमने की, फिर रेजल्टेंट वर्क डन हमने निकाला। ठीक है, फिर हमने ये देखा, ये जो डेरिवेशन है इक्वेशन 1 और 2 वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर इसके जो रिजल्ट थे वो 3 रिजल्ट आए थे हमारे पास,
वो ये तीनों रिजल्ट हमने पढ़ लिए। अब थोड़ी मैथमेटिक्स करते हैं। चलो देखो, हमने देखा कि जूल थॉमसन में H इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी कॉन्स्टेंट होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो H का क्या हो जाएगा DH, U का क्या हो जाएगा DU, इधर P और V है तो दो बार हो जाएगा। तो एक बार P को कांस्टेंट करके V का कर दिया, एक बार V को कांस्टेंट करके P का कर दिया, वो जीरो आ जाएगा। हमें पता है फर्स्ट और सेकंड लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास कितना होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। करेक्ट, dq को लिख सकते हैं हम tds सेकेंड लॉ से, और dw कितना होता है pdv। तो मिला के हम क्या कर सकते हैं tds इज इक्वल टू du प्लस pdv। तो इस du प्लस pdv को क्या लिख सकते हैं अपन, tds लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे dh इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा TDS, और ये VDP वापस लिख लो प्लस का VDP, और ये इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। तो हमें इक्वेशन नंबर 6 जो है वो मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमने मैक्सवेल रिलेशन के अंदर देखा था कि P, V, T और S इन चार में से किन्हीं भी दो को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान सकते हैं। तो बचे हुए जो दोनों होंगे वो जो शुरुआत के दो वेरिएबल्स हैं उन पे डिपेंड करेंगे। तो मान लीजिए एंट्रोपी S जो है उसको हम प्रेशर P और टेम्परेचर T का फंक्शन मान लेते हैं। तो मान लीजिए जो S है वो T और P का फंक्शन है माना, तो इस S का टोटल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो उसके टर्म्स में लिखेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले S का T के रेस्पेक्ट में करेंगे और dt आ जाएगा, तब p को कांस्टेंट रखेंगे, फिर s का p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल s बाय डेल p आ जाएगा, और उस टाइम पे हमारे पास dp हो जाएगा। ठीक है, वाइल कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ये जो ds की वैल्यू है ये उठा के रखनी है आपको यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में इस जगह। सो ये t जो है ये तो आ गया एज इट इज यहाँ पे, और यहाँ पर जो ds है इस ds की जगह ये पूरा टर्म लिख देते हैं। तो ये पूरा टर्म जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का VDP है, प्लस का VDP है, 0 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं Cp की वैल्यू क्या होती है। Cp जो होता है वो होता है डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट P, और डेल क्यू को क्या लिख सकते हैं T डेल्टा S। तो ये आ जाएगा T डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P। तो ये जो टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, Cp को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास T डेल S अप सॉरी ये वाली नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी। ठीक है, सो T डेल S अपॉन डेल T एट P dt प्लस T डेल S अपॉन डेल P एट T dP प्लस VDP इक्वल टू 0 था। ये हमारे पास आ चुका है Cp। ठीक है, तो हमारे पास हो चुका है T Cp dt प्लस T डेल S अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T dP प्लस VDP इक्वल टू 0। अब देखो मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन है जिससे डेल S अपॉन डेल पी टी को लिख सकते हैं माइनस डेल V बाय डेल पी टी। तो ये जो आपके पास यहाँ पे टर्म दिया हुआ है डेल S बाय डेल पी टी, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस का डेल V बाय डेल टी एट कांस्टेंट P। तो ये वाली जो इक्वेशन है उसको वापस लिख रहे हैं अपन, ध्यान रखना वैल्यू पुट करके, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। आप रख के देख लेना, यू विल गेट दिस इक्वेशन। यहाँ से अगर dt की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर dt की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले देखो Cp dt को एक साइड रखो इक्वल टू, और ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो राइट हैंड साइड में जाएगा। अगर इस टर्म में से इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा आपके पास। करेक्ट, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा T डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P माइनस V dP। करेक्ट, यहाँ से अगर dt की वैल्यू निकालेंगे तो इस Cp को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो 1 अपॉन Cp हो जाएगा, और हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस dp को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये dt के नीचे आ जाएगा, तो dt अपॉन dp हो जाएगा, और एंथैल्पी कांस्टेंट है ही तो राइट हैंड साइड में आपके पास ये बचेगा। इस टर्म को बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एच से। ये होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यू एच हो जाएगा। तो हमारे पास जूल थॉमसन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आ गया ये वाला। अब इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो H इज इक्वल्स टू ये हमें कांस्टेंट मिला ही था, डिफ्रेंसिएशन किया ये मिल गया, TDS वाला हो गया, ये 0 हो गया, S को फंक्शन मान लिया, ये डेरिवेशन हो गया। ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो बीच बीच की जो लाइंस है ये आप नोट्स बनाते टाइम पे हिंदी में लिख सकें।
बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी हमारे पास आ चुका था और ये भी हमने देख लिया था, सीपी हमारे पास था। उसके बाद मैक्सवेल का जो थर्मोडायनामिक रिलेशन था वो भी हमने यूज कर लिया, तो ये इक्वेशंस हमें मिल गई और हमारे पास यहाँ से म्यू एच का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। तो आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है अगर कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट को डिफाइन कीजिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप परिवर्तन की दर, यानी कि ये लिख सकते हैं स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ, प्रेशर के साथ में टेम्परेचर की रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज कॉल्ड जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड द फॉर्मूला इज गिवन बाय द इक्वेशन 9। ठीक है, अब हम निकालेंगे आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को विद टेम्परेचर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वॉल्यूम का। तो सबसे पहले हमारे पास, हम क्योंकि वॉल्यूम का ही कर रहे हैं तो पी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे पी तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम का कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, और क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो कांस्टेंट पी आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से अगर मैं इस डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी की वैल्यू निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, आर अपॉन पी हो जाएगा। आर अपॉन पी हो जाएगा तो आपके पास देखो यहाँ पे आ रहा है आर बाय पी, और इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से अगर आर बाय पी की वैल्यू निकालो तो वो कितनी आ जाएगी, वी बाय टी आ जाएगी। तो आर बाय पी को अपन क्या रख सकते हैं, वी बाय टी रख सकते हैं। अब हमें ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखनी है इक्वेशन नंबर 9 में। तो ये देखो डेल वी, इसकी जगह वैल्यू हमने अभी भी निकाली है, कितनी आ जाएगी, v बाय टी। तो यहाँ पर t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और ये v माइनस वी जीरो आ जाएगा, म्यू एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आइडियल गैस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये मैं हिंदी में दिखा देती हूँ अभी आपको, हिंदी में थोड़ा सा अच्छा से लिखा हुआ है। देखो आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू आर टी था, हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो हमें ये मिल गया और v बाय टी वैल्यू आ गई, ये एक्सप्रेशन में पुट किया हमने तो हमारे पास ये वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब आइडियल गैस का म्यू एच 0 होता है, यानी आइडियल गैस में ना तो कूलिंग होती है और ना ही हीटिंग होती है। तो आइडियल गैस में किसी तरह का इफेक्ट यानी जूल थॉमसन इफेक्ट, एक्सपांशन हमें देखने को मिलता ही नहीं है, ध्यान रखना। अब वांडरवॉल गैस के लिए हमने शायद मैक्सवेल रिलेशन के टाइम पे निकाला होगा, तो निकाला होगा, ये शायद मैंने तब भी समझाया था। स्टेट इक्वेशन जो होती है वांडरवॉल गैस के लिए वो होती है हमारे पास ये, करेक्ट। इस v माइनस बी को नीचे भेज दो तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, नियत दाब कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो इसका कितना हो जाएगा, 0, और टी के रेस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है, कितना हो जाएगा, वी की पावर मतलब ये v 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब होता है ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन वी क्यूब आ जाएगा। तो ये माइनस का 2 अपॉन वी क्यूब आ जाएगा और साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि v का किया है हमने t के रेस्पेक्ट में, तो डेल v बाय डेल टी एट कांस्टेंट p आएगा। राइट साइड में देखो दो फंक्शन है, एक तो आपके पास हो जाएगा सिर्फ t और एक आपके पास हो जाएगा r अपॉन वी माइनस बी। तो सबसे पहले r अपॉन वी माइनस बी को कांस्टेंट रख लेते हैं और t का कर देते हैं, तो t का कितना हो जाएगा, 1, तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, दूसरे बार में r अपॉन वी माइनस बी को एज इट इज रखो, तो r अपॉन वी माइनस बी को एज इट इज, सॉरी, दूसरे टाइम पे अपन को क्या करना है, t को एज इट इज रखना है, t को एज इट इज रखना है और r अपॉन वी माइनस बी का करना है। तो एक तरह से ये 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का r अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर, और साथ में डेल v बाय डेल टी आएगा, क्योंकि इस बार वॉल्यूम वाले फंक्शन का किया अपन ने, तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साइड में ले लो और कॉमन ले लो, तो कॉमन आने के बाद अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे आर टी अपॉन वी माइनस बी स्क्वायर, जो भी टर्म कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को उससे डिवाइड करना पड़ता है, जो कि आप कर लेना, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि बुक में थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज दी हुई है और शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जो बी होता है और ए होता है उसकी जो वैल्यू होती है वॉल्यूम के कंपेरिजन में बहुत कम होती है, तो v माइनस बी का स्क्वायर ऊपर है आपके पास, नीचे v का क्यूब है, तो इसमें b को आप 0 मान लो, तो ये आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन वी और क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन वी से हमें मिल जाएगा सिर्फ 1 अपॉन वी। तो इस v माइनस बी स्क्वायर को आप यहाँ से हटा दो और यहाँ से इसको भी हटा दो, नीचे आपके पास सिर्फ बच जाएगा v, तो ये वाली पार्ट हटा दो क्योंकि ऊपर आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टली। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ से आर वी माइनस बी और ये आर और वी माइनस बी का एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा टी अपॉन वी माइनस बी बचा हमारे पास, और यहाँ हमारे पास बचा 1 माइनस 2 ए अपॉन वी आर टी, करेक्ट।
और साथ में बचा डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, और राइट साइड में हमारे पास बचा है 1। ठीक है, तो यहाँ से अपन को वैल्यू निकालनी है इसकी, तो अपन कर देंगे डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, ऊपर उधर मिल जाएगा तो उधर हमारे पास हो जाएगा v माइनस बी अपॉन टी, ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने राइट हैंड साइड में लिया है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और इसकी पावर उधर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की पावर -1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं वहीं पे आ जाती हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो। सो हमारे पास ये वाला जो टर्म है इसको हम एज इट इज कर लेते हैं, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू 1 प्लस 1 - nx आ जाएगा। ये देखो, ये आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली ये आ गया। यही तो अभी मिला था अपन को, इस टी को मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया था, इस टी को अगर राइट हैंड साइड में नहीं लेते हैं, वापस लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं। डायरेक्टली यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 दिया हुआ है, तो इसके 1 प्लस एन एक्स होता है हमारे पास में, ये होता है एन, करेक्ट। तो 1 प्लस एन एक्स में हमारे पास 1 प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी आ जाएगा। बेसिकली आपके पास दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर एन जो है, उसमें हम 1 प्लस एन एक्स प्लस एंड सो ऑन, तो हमें दिया हुआ है 1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की पावर -1, तो आप इसको निकाल लेना, 1 प्लस 2a अपॉन वी आर टी आ जाएगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टर्म बचेंगे, और हमारे पास म्यू एच के फॉर्मूले के अंदर अगर हम, क्योंकि a और b दोनों वैल्यूज बहुत कम है, तो इनके मल्टीप्लीकेशन पे और भी छोटी वैल्यू मिलेगी। कैसे, a की वैल्यू सपोज करो 0.2 है और b की वैल्यू सपोज करो 0.2 है, तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या मिलेगा, 0.04, यानी वैल्यू और भी छोटी हो गई, इसलिए फोर्थ टर्म को हम क्या कर देंगे, अवॉइड कर देंगे। तो अभी हमें 3 ही टर्म मिले हैं। अब हम म्यू एच के एक्सप्रेशन में जो था फॉर्मूला, ये था हमारा म्यू एच का, इसमें हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन की जगह कितना आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म आ जाएगा, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, करेक्ट। अब इसमें हमें हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, देखो इसमें हमें यहाँ पे अपन को कॉमन लेना है, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं b, करेक्ट, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या आएगा, देखो। सो ये हमारे पास अगर b कॉमन ले लो ऊपर से, तो b अपॉन सी पी आ जाएगा, और 2a अपॉन बी आर टी -1, करेक्ट। या फिर इसको लिख सकते हैं b अपॉन सी पी, इस 2a बाय आर बी को मिला के सपोज कर लो टी आई बोल दो, टी आई, तो टी आई अपॉन टी -1 ये अपन को मिल रहा है। तो यहाँ से अपन को टी आई की वैल्यू क्या मिली है, टी आई वैल्यू मिली है 2a अपॉन आर बी, दिस टी आई इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर, ये विक्रमण ताप होता है, करेक्ट। तो हमेशा अब ध्यान रखना, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है b अपॉन सी पी टी आई माइनस टी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है म्यू एच का, तो सबसे पहले म्यू एच पॉजिटिव चाहिए अगर अपन को, तो म्यू एच पॉजिटिव चाहिए तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होने का मतलब है टी आई अपॉन टी -1 शुड बी पॉजिटिव, या फिर क्या होना चाहिए, टी आई की वैल्यू जो है वो टी से ज्यादा होनी चाहिए, और टी आई जो था वो हमारा कितना था, 2a अपॉन आर बी, तो 2a अपॉन आर बी जो है अगर वो t से बड़ा हुआ तो म्यू एच पॉजिटिव होगा, म्यू एच पॉजिटिव होने से क्या होगा, dt अपॉन dp जो था वो था म्यू एच। इसका मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जो पोरस प्लग में हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भेजा, यानी कि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर, यानी प्रेशर को घटाया, प्रेशर को घटाया, और म्यू एच अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रेशर के घटने से टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, इसका मतलब कूलिंग होगी, तो शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। इसका उल्टा अगर देखें, ये लेस देन हो जाएगा तो म्यू एच नेगेटिव मिलेगा, यानी प्रेशर कम करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारे पास गैस में तापन होगा, और अगर ये उसके बराबर आ जाता है तो म्यू एच 0 हो जाएगा, और हमें ना ही कूलिंग मिलेगा और ना ही हीटिंग मिलेगा। तो ये वाला टेम्परेचर जो है, इस टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे कम होने पे कूलिंग होता है, इससे ज्यादा होने पे हीटिंग होता है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए इस ताप को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। इसे टी आई से निरूपित करते हैं अगर, तो फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा जो कि मैंने अभी अभी लिख दिया। अब अगेन वहां पर यही है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों को छोड़ के बाकी सब जो होते हैं उनका अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन हीलियम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, हाइड्रोजन हीलियम के अलावा बाकी सारी गैसें जो होती है उन सब का जो टी आई जो होता है, जब रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो उनका जो टी आई जो होता है वो
उन सामान्य रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, और जैसे ही टीआई जो होता है वो टी से ज्यादा होता है, तो हमने देख लिया कि उन गैसेस की क्या होगी, कूलिंग होगी। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम जो होता है उनका विक्रमण ताप क्या होता है, बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर से बहुत कम होता है, इसलिए इन गैसों में क्या होता है, हीटिंग। तो मैंने कहा था रीजन बाद में पता चलेगा, ये रीजन आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पर ये रियल गैसेस के लिए देख लीजिए, बार डेरिवेशन तो हमने कर ही दिया है, ये डेरिवेशन देख लीजिए, यहाँ पर पोज करके आप देख लीजिएगा। वैसे हमने ये शायद मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशंस में भी पढ़ लिया था, ये वैल्यूज हमने निकाली थी, और फिर ये कंडीशंस हमने देखी थी यहाँ पे हीटिंग कूलिंग की, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं दिखा देती हूँ ताकि आपका छूटे ना कुछ। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आ चुका है, और म्यू एच आपके पास आ चुका है, और ये एक्सप्लेनेशन हाइड्रोजन एंड हीलियम का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट जूल थॉमसन इफेक्ट।